नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना से जंग जारी है, लेकिन इस जंग में हम सबकी भी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी ये कि हम कोरोना नियमों का पालन जरूर करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ये मास्क लगाकर जरूर रखें। न्यूज 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम लोगों से बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं, जैसे हम इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और कोरोना से ही जुड़ी बेहद अहम खबर इस वक्त की। देश में कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। बीते कुछ दिनों से मामले लगातार कम होते जा रहे हैं, हालात में सुधार हो रहा है। लेकिन सुधार के इस दौर में कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही है जो डराती हैं। कोरोना से बचने के लिए लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है कि कोरोना कर्फ्यू में सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क जरूर पहनें, कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करें। लेकिन हम आपको 2 राज्यों के 2 शहरों की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ना सिर्फ डराती हैं बल्कि लोगों की सोच और समझ पर भी सवाल उठाती हैं। पहली तस्वीर जयपुर की है, जहां एक काजी के जनाजे में हजारों की भीड़ जुटी और शहर के एक बड़े हिस्से में हजारों की ये भीड़ गुजरी। इस दौरान कोरोना नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई गई। दूसरी तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहां लॉकडाउन के बीच जुटी भीड़ को समझाने पहुंची पुलिस टीम पर ही लोगों ने हमला कर दिया। कोरोना के खतरे के बीच ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। क्या कोरोना से निपटने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार और प्रशासन, पुलिस की है? क्या लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? वो कोरोना नियमों का पालन करें और अपने साथ दूसरों को भी इस महामारी से बचाएं। लेकिन लापरवाही की ये तस्वीरें हम सबको सजग भी करती है कि हमारी अपनी लापरवाही से हम समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन का पालन करवाने गई पुलिस की टीम पर भीड़ ने ही हमला कर दिया। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस से मारपीट की। आरोप है कि लोगों ने पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद हमलावरों की तलाश जारी है। बताया यह जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान तय समय के बाद भी कुछ दुकानें खोली गई थी और उन्हें बंद करवाने जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो कुछ लोगों ने पुलिस के साथ ही धक्का मुक्की की, मारपीट की। पुलिस से ही लोग भिड़ गए। बिहार के मुजफ्फरपुर की यह तस्वीर है। लॉकडाउन कितना जरूरी था और जनता के हित में किस तरह के सख्त कदम उठाए गए, उसका दुष्परिणाम इन सुरक्षा कर्मियों को भोगना पड़ा। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए जब पुलिसकर्मी पहुंचे तो लोग इन सुरक्षा बलों से ही भिड़ गए और उनके साथ जमकर मारपीट की गई। बिहार के मुजफ्फरपुर की यह तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जो हमें डराती भी है, कुछ हद तक गुस्सा भी आता है कि दरअसल पुलिसकर्मी, सुरक्षा बल, शासन, प्रशासन किनकी हिफाजत के लिए, किनकी जान की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने निकले थे। तो जवाब है हमारी, आपकी, हम सब की सुरक्षा के लिए। लेकिन जब वो ऐसा सख्ती से करवाने निकलते हैं तो उन्हें ही भीड़ निशाना बना लेती है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ऐसा ही देखने को मिला। पुलिस वाले जब सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने की बात कहने बाहर निकले तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन, ये वो नासमझी है जो समाज के लिए बड़ा खतरा पैदा करती है, लेकिन ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए इसलिए कोई सख्त कदम उठाए भी जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बिहार में कोरोना को लेकर लॉकडाउन है और ऐसे में जहां भी इस तरह की भीड़ इकट्ठा होती है या फिर जो बिना काम के घर से निकलते हैं उन्हें पुलिस रोकने की कोशिश जरूर करती है और उनको समझाकर वापस भी भेजने की कोशिश करती है। लेकिन कल जो मुजफ्फरपुर में देखने को मिला, जहां अय्यापुर थाने के बकरी इलाके में कुछ लोग बाहर निकले हुए थे, इसी दौरान प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनको रोकने के दौरान जैसे ही उनको समझाने की कोशिश की गई, फिर वो पुलिस से उलझ गए और उसके बाद पुलिस ने जब कुछ डंडे उनके ऊपर बरसाए, उसके बाद गांव के लोग आकर वहां पर खड़े हो गए और हंगामा शुरू कर दिए। और इसी दौरान जब और पुलिस
बल वहां पर पहुंची, लोगों को समझाने की कोशिश की, तो जैसा कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है वो पुलिस वाले से उलझ गए और कई घंटे तक यह मशक्कत चलती रही। हालांकि बाद में प्रशासन ने इनको वहां से हटा दिया और खाली करा दिया, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि इस कोरोना काल में लोगों को सजग रहने की जरूरत है। बावजूद इसके लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं और घर से बाहर निकलते हैं बिना काम के, और पुलिस जब उनको समझाने की कोशिश करती है तो उस दौरान लोग पुलिस वाले से ही उलझ जाते हैं, हंगामा शुरू कर देते हैं। और ये तस्वीरें हैं बिहार की, जहां पर पुलिस वालों से ही लोग भिड़ गए। लेकिन कई और जगह कुछ ऐसी ही खबरें। कई राज्यों में कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है, लेकिन लोगों की लापरवाहियां बढ़ने लगी है। कोरोना काल में जयपुर से डराने वाली कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां एक काजी के जनाजे में हजारों की भीड़ जुट गई। कोरोना के खतरे के बीच भीड़ की ये तस्वीरें डराने वाली है, क्योंकि गाइडलाइंस इसके लिए भी जारी की गई है कि किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए कितने व्यक्तियों की सीमा होगी, चाहे दूसरे और कार्यक्रम हो। लेकिन यह हाल तब है जब जयपुर में कोरोना कर्फ्यू की वजह से भीड़ जुटाने पर पाबंदी है पूरी तरह से। ये तस्वीरें कल यानी 31 मई की है, जब गाजी की मौत के बाद उनका जनाजा निकला। जयपुर में पुलिस की मौजूदगी में लॉकडाउन के नियम तोड़े गए। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद जनाजे में जुटे कई लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। वीडियो में लेकिन साफ दिखा कि गाजी की मौत के बाद उनको अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटी। पुलिस वालों के रहते हुए शहर की कई सड़कों से होकर लोगों का यह हुजूम गुजरता रहा। कुछ इलाकों में तो भीड़ इतनी बढ़ गई कि सड़क पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। भीड़ में शामिल लोगों ने ना तो कोरोना खतरे के बारे में सोचा और ना ही शहर में लागू लॉकडाउन की परवाह की। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, भीड़ में शामिल तमाम लोगों ने मास्क तक पहनना जरूरी नहीं समझा था। इस दौरान वहां तैनात पुलिस वालों ने लोगों को समझाने और कोरोना नियमों का पालन करने की भी अपील की, लेकिन लोगों ने पुलिस की एक नहीं सुनी। बताया जा रहा है कि इस जनाजे में इलाके के 2 विधायक भी शामिल हुए। पुलिस ने कोरोना काल में भीड़ जुटाने के आरोप में एक विधायक समेत 11 के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। जयपुर से भवानी सिंह हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। भवानी, इतनी बड़ी तादाद में लोग इसमें जुटे हैं, अब क्या कोई ऐसी कार्रवाई की जा रही है कि इससे सबक लिया जाए, आगे लोग इस तरह की गलती लापरवाही ना करें? देखिए प्रशांत, जयपुर शहर के अंदर, वो भी जयपुर के हार्ट वॉल सिटी के अंदर, जहां पर पुलिस की सुरक्षा वैसे ही ज्यादा रहती है और जो कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करने की सबसे ज्यादा कोशिश भी वहीं हो रही है, उसके बावजूद भी इतनी 15,000 से ज्यादा भीड़ थी। ये समाज सेवी हैं हाजी रिफत अली, और हाजी रिफत अली वो शख्स थे जिन्होंने कोरोना काल के अंदर लोगों को भीड़ इकट्ठा न करने के लिए समझाते रहते थे। ईद के दौरान भी उन्होंने कोशिश की कि इकट्ठा न हो, नमाज अदा करने के लिए घरों के अंदर करें। वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं के जनाजे के अंदर इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या हो रहा है। और इसके अंदर विधायक केस जिनके खिलाफ दर्ज किया गया, एक रफीक खान विधायक है, लोकल एमएलए हैं, उन समेत 11 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लेकिन जब आम आदमी के लिए, सबके लिए 20 की गाइडलाइन है, राजस्थान में 20 से ज्यादा अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल इतनी संख्या में हो रहे हैं, तो ये अपने आप में काफी सवाल उठाता है। और ये सबसे ज्यादा दुखद है कि एक शख्स जो लगातार आजीवन ये कहता रहा कि नियम कानून कायदों का पालन किया जाए, उनके अंतिम शब्दों का भी ख्याल उनकी अंतिम यात्रा में लोगों ने नहीं किया कि लोग भीड़ न जुटाएं और एक साथ कोई ऐसा कार्यक्रम ना करें। लेकिन उनके जनाजे में ही नियम तोड़ते हुए लोग बेतहाशा शामिल हो गए। बिहार के गोपालगंज में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए वहां एक डांस का आयोजन किया गया और इस दौरान पिस्तौल से हवाई फायरिंग भी की गई। बताया जा रहा है कि पिस्तौल के साथ डांस करने वाला जिला परिषद का संभावित प्रत्याशी आयोजन के दौरान खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर यहां सरेआम कानून तोड़ता दिखाई दिया। बिहार के गोपालगंज की ये तस्वीर है। हालांकि बिहार में लोग इस तस्वीर को सामान्य दिनों में आम मान सकते थे,
क्योंकि इस तरीके की हरकत वहां आम बात कभी हुआ करती थी, लेकिन ये वक्त आम नहीं है। ऐसे में जबकि लॉकडाउन के वक्त बहुत ज्यादा संयमित होकर व्यवहार करने की जरूरत है, इस तरह की लापरवाही जिन्हें समाज में नेता बनना है। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन, गोपालगंज की ये तस्वीर और बाकायदा हथियार भी लहराया जा रहा है, हवाई फायरिंग की जा रही है, कोई कार्रवाई की गई इनके खिलाफ कि बाकी लोग सबक लें और ऐसी हरकत करने से बाज आएं? बिल्कुल, देखिए वीडियो सामने आया है, उसके बाद प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो लोग भी इस कार्यक्रम का आयोजन किए होंगे, जो कि गोपालगंज जिले के कुचायकोट ब्लॉक के उचका गांव के रहने वाले हैं, जहां का ये वीडियो सामने आया है, ऐसे में जो लोग भी इसमें दिख रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और खास तौर पर जो कि पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं और इस तरह का आयोजन करवा रहे हैं जहां पर बिहार में लॉकडाउन है और इस सैकड़ों की संख्या में भीड़ जुटाई जा रही है, ऑर्केस्ट्रा का नाच कराया जा रहा है और साथ ही ये भी है कि वहां पर पिस्टल लहराए जा रहे हैं, हथियार लहराए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। लेकिन एक बात जरूर देखने को बिहार में मिल रहा है कि जहां तहां बिहार में लॉकडाउन रहने के बावजूद भी लोग उसकी सीधे तौर पर धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, जहां पर बार बालाओं का डांस कराया जा रहा है और सैकड़ों की संख्या में भीड़ भी इकट्ठा हो रही है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इकलौता शख्स या व्यक्ति विशेष दोषी नहीं, वो तमाम लोग जो इस जश्न में, इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, अगर वो परहेज कर दें तो शायद ऐसे लोगों पर पहले ही लगाम लगाई जा सके। कोरोना की वजह से चल रहे लॉकडाउन के बाद आज से उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है और इसके लिए कई पाबंदियां और नियम अब भी बरकरार हैं। आज से प्रदेश में 5 दिन दुकानें और बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारियों के आने की इजाजत मिलेगी। निजी दफ्तरों में भी कोरोना के नियमों की सख्ती से पालन करने की हिदायत दे दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सब्जी मंडी पहले की तरह ही खुलेगी, जबकि रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की ही इजाजत होगी। स्कूल और कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 लोगों के जाने की इजाजत उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब, शॉपिंग मॉल, ये तमाम पहले की तरह बंद रहेंगे। जिन शहरों में कोरोना के 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई रियायत इस तरह से नहीं दी गई है। लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत एक्टिव केस वाले 14 जिलों में फिलहाल कोई छूट नहीं है। शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा और इसके अलावा नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आज से 61 जिलों में लॉकडाउन से थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुले रहेंगे और बाराबंकी जिले में भी पाबंदियों में ढील दी गई, जिसके बाद वहां के बाजार पहले की तरह खुल गए। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद लोगों ने भी राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश के 61 जिले ऐसे हैं जहां से आज आंशिक कोरोना कर्फ्यू खत्म कर दिया गया, यानी आज सुबह 7 बजे से दुकानें खुल गई। इस वक्त हम बाराबंकी के मुख्य चौक पर यानी चौराहे पर, आप यहां देख सकते हैं कि दुकानें और बाजार पूरी तरह से खुल गई हैं। चाहे साइड की बाजारें, अगर आप देखिए मोटर पार्ट्स की दुकानें हैं, यहाँ देखिए पूरी दुकानें खुल गई हैं। इसके अलावा जो ठेला, रेहड़ी, पटरी हैं, वो दुकानें पूरी खुल गई हैं। दादा भी यहाँ मौजूद हैं। दादा, मास्क तो लगा लीजिए, गमछा बांध लीजिए, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी लॉकडाउन खुला है, आंशिक कोरोना कर्फ्यू खुला है, अभी बीमारी गई नहीं है। आज से दुकानें खुल गई हैं। जी दुकानें खुल गई, जीविका शुरू हो गई है। जी हाँ। खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं। लेकिन अभी सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब बना के रखना है, इसका पालन करना है। पालन करना है ना। जी, क्या नाम आपका? कत्तार नाम है हमारा। ये देखिए, तो ये ऐसे लोग हैं जिनकी रेहड़ी पटरी की दुकानें थी, चली गई। क्या कहेंगे, आज से दुकानें खुल गई हैं? आज से दुकानें सब खुल चुकी हैं। हाँ। सब मार्केट में आ चुका है आदमी, दुकान अपनी अपनी खोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी लोगों को जागरूक रहना। नहीं, बिल्कुल अपने आप मास्क लगा के, मतलब गैपिंग बना के आप आदमी रहना है।
लेकिन ये हल्की रियायत देश के कई और राज्यों में अब मिलने शुरू हो गई है। अलग अलग राज्यों का क्या ताजा हाल है, ये बताने के लिए इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा, विकास सिंह चौहान इंदौर से जुड़ रहे हैं और अजीत सिंह बाराबंकी में इस वक्त मौजूद हैं अभिषेक पांडे मुंबई और महाराष्ट्र का हाल बताने के लिए। लेकिन अजीत, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बड़ा इंतजार था कि कुछ राहत मिले। क्या लोग अब सचेत होकर के इस राहत में शामिल हो रहे हैं या फिर लापरवाही अभी भी देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल प्रशांत, आज से उत्तर प्रदेश के 61 जिलों में राहत दी गई। हालांकि नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। इस वक्त हम बाराबंकी के चौक पर मौजूद हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि पूरी जो बाजार है, आवागमन सब खोल दिया गया, लेकिन सख्ती ये की गई है कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, पालन नहीं करते, तो शायद फिर आपको फिर लॉकडाउन का दंश झेलना पड़ेगा। तो बहुत सारी जो बाजारें हैं, अगर आप हमारे बाएं तरफ देखें तो जो दुकानें हैं गारमेंट्स की, वो सब खुल गई हैं। जो मोटर पार्ट्स की दुकानें हैं वो खुल गई हैं अभी भी। लेकिन कुछ लोग हैं जो, आपने मास्क नहीं लगाया है, मास्क लगाना चाहिए ना आपको। जी अभी ले लेंगे ना इस टाइम। भाई आंशिक कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू हटा, अभी बीमारी गई नहीं है, मास्क लगाइए आप। जी बिल्कुल अभी लगाते हैं। लगाइए मास्क। देखिए अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं और ऐसी ही लापरवाहियां पूरे समाज के लिए दिक्कत होती है। और लगातार अगर आप देखें तो जो पीछे का इलाका है, बाएं तरफ इलाका है, सब कुछ खुल गया है। जो ई रिक्शा है, जो एक जिंदगी है वो पटरी पर लौट आई। उत्तर प्रदेश के ऐसे 61 जिले हैं जहां पर आज से कर्फ्यू में ढील दी गई, यानी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्रशांत ये दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको जो है मास्क लगाना है, आपको सैनिटाइजर का उपयोग करना है और भीड़ में नहीं जाना। धार्मिक स्थल पर 5 व्यक्ति से अधिक जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका आपको अनुपालन करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो एपिडेमिक एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो उत्तर प्रदेश में 600 से कम कोरोना केस जहां पर है, वहां हल्के हल्के अब राहत दी जा रही है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कुछ और राज्यों का रुख करें तो मुंबई में कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी आने के बाद बीएमसी ने अब लंबे वक्त से चल रही सख्ती में कुछ ढील देने का फैसला किया है और आज से दुकानों के खुलने के समय को बढ़ा दिया गया है। बीएमसी की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक पूरे हफ्ते अब जरूरी सेवाओं वाली दुकानें सुबह 7 बजे से दिन के 2 बजे तक खुली रहेंगी। ये दुकानें ऑड इवन तरीके से खोली जाएंगी। शनिवार और रविवार को केवल जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को ही खोलने की इजाजत है। बीएमसी ने दुकानदारों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और भीड़ न जुटाने के सख्त निर्देश दिए हुए हैं। कुछ रियायत, लेकिन सख्ती अब भी रखनी पड़ेगी। निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किन किन चीजों का ख्याल रखना है, किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी मुंबई से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कुछ रियायत तो दी गई है कोरोना केसेस में कमी के बाद, ऐसे में जब लॉकडाउन लगा था तो जिम्मेदारी शासन प्रशासन की थी सख्ती दिखाकर लॉकडाउन पर अमल, लेकिन जब रियायत मिली है तो पूरी जिम्मेदारी लोगों पर आ जाती है। क्या लोग ऐसा करते दिखाई दे रहे हैं मुंबई में? बिल्कुल, अब पूरी जिम्मेदारी लोगों पर आ गई है, क्योंकि जिस रियायत के लिए मुंबई कर लगातार बात कर रहा था, अब वो रियायत मिल गई है। मैं इस समय कोलाबा मार्केट में हूँ प्रशांत। अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो इस तरफ की दुकानें धीरे धीरे खुल रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो इस तरफ की दुकानें आप देखिए तो धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई हैं। ऑड एंड इवन फार्मूले के जरिए ये दुकानें खुलनी शुरू हुई हैं, यानी एक दिन आपके लेफ्ट तरफ, दूसरे दिन आपके राइट तरफ। लेकिन उन सब चीज़ों में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो असेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं, चाहे फिर वो दूध हो, किराना हो या फिर मेडिकल स्टोर हो, इन सब जगहों पर ये सुबह 7 से 2 बजे तक खुली रहेंगी। जबकि नॉन असेंशियल शॉप्स जो हैं उनको अल्टरनेट डेज रखा गया है। लेकिन ये सिर्फ मुंबई भर के लिए है और खासकर उन जगहों के लिए है जहां पर केसेस कम हो रहे हैं। लेकिन अभी भी 17-18 जिले ऐसे हैं महाराष्ट्र के भीतर जो बुरी तरीके से अफेक्टेड हैं। उन जगहों पर किसी भी तरीके के कोई भी गाइडलाइन में छूट नहीं दी गई है, जो पहले थी वही रखी गई है। सोलापुर की बात करें तो सोलापुर में देर रात में जो नई गाइडलाइन आई, उस नई गाइडलाइन में किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं थी। अमूमन यही हाल दूसरी जगहों पर है जिन जगहों पर केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार की कोशिश है कि वो कहीं ना कहीं लोगों का एक तरफ रोजी रोटी जो है वो चलता रहे। लेकिन कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने प्रशांत एक बात जरूर कही थी कि कार्यक्रम के दौरान जाते समय इतना ज़्यादा ट्रैफिक से उन्हें गुजरना पड़ा
कि उन्होंने इसका दुख जताया था और कहा था हमने लोगों की जीविकोपार्जन के लिए खोला है, लेकिन फिर भी लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, यानी लोग अपने चीजों का पालन नहीं कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री अभिषेक ये बात महसूस करते हैं, इस पर टिप्पणी करते हैं, तो ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि नाजायज फायदा भी ना उठाया जाए और लापरवाही बिल्कुल ना बरती जाए। कुछ और राज्यों का अगर रुख करें, वहां का हाल जाने, तो मध्य प्रदेश में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज से मध्य प्रदेश में राशन, दूध, सब्जी, कॉलोनियों में दुकानें खुलने लगेंगी। धार्मिक स्थल में एक बार में 4 से ज्यादा लोगों के जाने की वहां इजाजत नहीं होगी। इस तरह से शादी समारोह में भी सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। जरूरी सेवाओं के लिए दफ्तरों को छोड़कर दूसरे सरकारी दफ्तरों में 100% अधिकारियों और 50% कर्मचारियों की उपस्थिति की अनुमति है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 10 लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई है मध्य प्रदेश में। ऑटो में 2 और निजी कार में 3 लोगों को सफर करने की इजाजत होगी। मध्य प्रदेश में किसी भी स्थान पर 6 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। कुछ पाबंदियां अभी भी है, लेकिन जिन इलाकों में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं वहां रियायत भी मध्य प्रदेश में दी गई है कि अगर निजी गाड़ी से आप जा रहे हैं तो 3 लोग इसमें हो सकते हैं। और वहां के मंत्री भी लाउडस्पीकर के जरिए लोगों के बीच जा रहे हैं, उन्हें सजग कर रहे हैं। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं भोपाल से। मनोज, जब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में मंत्री खुद विश्वास सारंग सड़क पर उतरे हैं, लाउडस्पीकर लोगों को लेकर बता रहे हैं, समझा रहे हैं, गोले बना रहे हैं, क्या असर हो रहा है? लोगों में यह जागरूकता है कि उन्हें अब खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी है? प्रशांत, मैं नज़ारा दिखाऊंगा भोपाल के शिवाजी नगर मार्केट है। देखिए, इससे पहले मैं दिखाऊंगा कि दुकानों के सामने बाकायदा गोले बने हुए हैं और कहा गया है सारे दुकानदारों से कि दुकानदारों का काम है इस बात को सुनिश्चित करना कि जो आपके पास ग्राहक आते हैं वो एक एक करके आएँ, बाकायदा 2 गज की दूरी बनाकर आएँ, और किसी तरह के अगर आपका पालन नहीं करेंगे आप तो उसके बाद आपको जो कार्रवाई है वो आपके ऊपर होगी। हम दुकानदार से पूछते हैं, आप बड़ी गोले बनाकर एक एक ग्राहक आ रहे हैं, मतलब खास ख्याल रख रहे हैं 50 दिन बाद आपको दुकान खोलने का मौका मिला है? सर जी, हम विशेष ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट की गाइडलाइन से काम करेंगे। सिर्फ गवर्नमेंट से ये निवेदन है कि हमारे ऊपर ही कार्रवाई ना करते हुए ग्राहकों को भी ज़रा समझाइश दें। ग्राहक मानते नहीं, हम कई विनती करते हैं कि गोले पे खड़े रहिए, मास्क लगाइए, लेकिन वो नहीं समझ पाते। हम कितने लोगों को गाइडलाइन करें, तो हम तो यही विनती करते हैं कि ज़रा जनता को भी समझाने की कोशिश करें। जनता को भी जो इस तरह एक प्रशांत यहाँ पर जो इस तरह का एक ग्रुप भी बनाए गए हुए हैं, कोरोना सेफ्टी टीम, CST नाम दिया है सरकार ने, कि अगर वो बाकायदा हर इलाके में अलग अलग कोरोना सेफ्टी टीम CST इस तरह से मॉनिटरिंग करेगी, निगरानी करेगी। अगर कोई कहीं कोई पकड़ा गया बगैर मास्क के, 2 गज की दूरी का पालन ना करते, अच्छी पहल है, लेकिन काबिले गौर ये है कि जो बात दुकानदार कह रहे हैं कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी है, शासन प्रशासन बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, वो लोग भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि आप गोलों में खड़े हो, दूरी बनाएं, तब सामान लें, लेकिन लोगों की ओर से लापरवाही हो रही है। इंदौर का क्या हाल है ये जान लेते हैं। विकास सिंह चौहान हमारे सहयोगी इंदौर से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। इंदौर में विकास, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? दुकानदारों से या लोगों से आपकी बातचीत हो रही है? क्या सजग होकर अब इस अनलॉक की प्रक्रिया में वो शामिल हो रहे हैं? जी बिल्कुल प्रशांत, 50 से अधिक दिन हो गए थे जो शहर को जनता कर्फ्यू के तहत लॉक किया गया था। हालांकि अब इसमें अनलॉक के तहत थोड़ी थोड़ी रियायत मिलना शुरू हो गई है। आज से बहुत सारे ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जिन्हें खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि आज सुबह से ही सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि आज जो सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या मास्क की बात हो, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये साफ एक चीज़ और मेंशन की गई है, जो आदेश जारी किया गया है कि किसी भी दुकान पर, किसी भी जगह पर 6 से अधिक लोग अगर ऐसे नजर आते हैं, जो लोग बेवजह सड़कों पर मौजूद हैं या किसी भी दुकान के बाहर 6 लोग एक साथ में मौजूद हैं, उससे अधिक लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे ठीक सामने मालवा मिल चौराहे पर आप देख रहे हैं ये बाजारों का दृश्य है। यहाँ पर लोग संख्या से अधिक मौजूद है। तो कुल मिला के ऐसी सख्ती अब और प्रशासन को करना पड़ेगी, लेकिन सख्ती के साथ साथ में बड़ी अहम बात यह है कि आप जनता को अपनी जिम्मेदारी समझना होगी। वो खुद सोशल डिस्टेंसिंग का, इसके साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल का तमाम पालन करें ताकि खुद को सुरक्षित रख सके, समाज को और शहर को भी सुरक्षित रख सके। इन्हीं शर्तों के साथ थोड़ी रियायत दी गई है। तुलनात्मक रूप से इंदौर में ज्यादातर लोग मास्क लगाए हुए तो फिलहाल दिख रहे हैं, लेकिन कुछ और राज्यों का अगर रुख करें तो दिल्ली में 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन 31 मई से
दिल्ली में फैक्ट्रियों को शुरू करने की इजाजत दी गई। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के काम को भी इजाजत दी गई है। लेकिन इस दौरान कोरोना नियमों का पालन कराना बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा बाकी चीजों के लिए किसी तरह की कोई ढील दिल्ली में नहीं है। शहर में लागू लॉकडाउन को ठीक ढंग से लागू कराने के लिए दिल्ली पुलिस और ज्यादा सख्त हो गई है। दिल्ली में अलग अलग इलाकों में घर से बाहर निकले लोगों से पूछताछ की जा रही है कि अगर जरूरी काम है तभी आप बाहर निकले हैं या नहीं। गाड़ियों को रोककर चेक किया जा रहा है कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। यहां तक कि बस को रोककर उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी चेक किया जा रहा है। ये तो अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ एक एनजीओ है। भ्रम पैदा करके रामदेव जी अपने आप को रेलेवेंट कर रहे हैं। एलोपैथी और आयुर्वेद को मिलाकर इंटीग्रेटेड पैथी बनाने की योग गुरु बाबा रामदेव की फेसबुक पोस्ट पर अब टकराव और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर कड़ा ऐतराज भी जताया है। रामदेव की एलोपैथी को लेकर लगातार की जा रही बयानबाजी से नाराज डॉक्टर्स ने आज देश भर में ब्लैक डे मनाने का फैसला किया है। ब्लैक डे मनाने का फैसला फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया यानी कि फोर्डा ने ये लिया है। डॉक्टरों ने इस प्रदर्शन को आईएमए ने समर्थन भी दिया है और दावा किया जा रहा है कि इस देश में करीब 10,000 डॉक्टर आज विरोध में काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। डॉक्टरों की तरफ से साफ किया गया है कि उनका यह विरोध आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो रामदेव के बयानों को लेकर ब्लैक डे मना रहे हैं। दिल्ली में किस तरह का हाल इस वक्त देखने को मिल रहा है, प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रही हैं, साथ ही जावेद मंसूरी भी। प्रियंका, डॉक्टर्स जिस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनकी वो बात है और प्रोटेस्ट का क्या तरीका है? जिन डॉक्टर्स से आपकी बातचीत हो रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में हूँ। यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। आप देखेंगे कि तमाम डॉक्टर्स ने हाथ पे काला रिबन पहना हुआ है, कई लोग काला बैज आज पहन रहे हैं और ऐसे में काला दिवस मना रहे हैं। किस लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? ये बाबा रामदेव के बलिदानी डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो बेतुका भद्दे बयान आए हैं, हम उनके खिलाफ हैं। वो मजाक उड़ा रहे हैं। जो सरकार का वैक्सीनेशन ड्राइव है वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स का डबल डोज वैक्सीन लगने के बाद भी उनकी डेथ हो रही है। हाँ। तो सरकार को सोचना चाहिए कि या तो उनको वैक्सीन ड्राइव रोक देनी चाहिए या बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। तो आप लोग जो मिस इन्फॉर्मेशन आप लोग कह रहे हैं कि रामदेव वैक्सीन को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, वो आपका मेन मुद्दा है? यस, वही हमारा मेन मुद्दा है। वी आर नॉट अगेंस्ट आयुर्वेदा, वी आर अगेंस्ट द स्टेटमेंट मेड बाय बाबा रामदेव दैट वी शुड स्टॉप एलोपैथी। अच्छा, तो ये साफ ये भी एक संदेश दे रहे हैं कि आयुर्वेद से इनकी नाराजगी नहीं है, रामदेव से है, क्योंकि ये पूरी लड़ाई अब आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी बनती भी दिख रही है। जी ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली हमारी जो फाइट है वो इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट के अगेंस्ट है। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वेदर इज आयुर्वेदा और एलोपैथी। सबकी हम रेस्पेक्ट करते हैं। हमारे डॉक्टर्स दिन रात मेहनत करके कोविड वार्ड में, कोविड इमरजेंसी में देश की सेवा करते हुए पेशेंट को अपनी जी जान लगा के पेशेंट की जान बचाने में लगे हुए हैं। हाँ। तो इस तरह का स्टेटमेंट इज नॉट जस्टिफाइबल। हाँ। तो खास तौर पे डॉक्टर्स को इस बात से बहुत ज्यादा आहत हुए हैं, जहां पर डॉक्टरों की मौत का मजाक उड़ाया। ऐसा डॉक्टर्स का कहना है कि दो वैक्सीन लगने के बाद डॉक्टरों की मौत होगी, 1000 डॉक्टरों की मौत होगी। इस तरीके के स्टेटमेंट्स शायद डॉक्टर्स को ज्यादा बुरे लगे हैं। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। बाबा रामदेव जी का जो एक स्टेटमेंट आया था जिसमें वो कह रहे थे टर, ये ऐसा मेरा ये मानना है कि किसी के भी मौत का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और जो डॉक्टर जो 24 घंटे कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं और फिर उनकी डेथ हो रही है, तो इस चीज का आप मजाक नहीं बना सकते। तो, लेकिन काम आप लोगों का पूरा हॉस्पिटल में रहेगा, काम नहीं आप लोग रोक रहे हैं? नहीं, हम कोई काम नहीं रोक रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इस वक्त इस क्राइसिस के टाइम पे हम ऐसा प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं कि सब कुछ ठप हो जाए। हाँ। एक बंदे के गलत स्टेटमेंट की वजह से वी कैन नॉट स्टॉप इट। बट द थिंग इज कि हमारे यहाँ पे जब हम सबको एकजुट होकर कोविड के अगेंस्ट ये लड़ाई लड़नी है, तब इस तरह के इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स लाके, वो भी मीडिया में आके लोगों को
जो इतने सारे उन्हें फॉलो करते हैं उनको गुमराह करके, मतलब दिस इज नॉट डन इस क्राइसिस के टाइम पे। तो कोरोना का टाइम भी चल रहा है, ऐसे में इस तरीके के विवादों से शायद दोनों को ही बचना चाहिए। जी बिल्कुल, अभी इस टाइम पे हम लोग दोनों को मिलके इस जो कोरोना के साथ, कोरोना के अगेंस्ट लड़ना है, और ना कि हम आपस में लड़ते रहे एक दूसरे के साथ। अहम जानकारी और अहम बात यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये क्राइसिस का समय है, ऐसे में सबको साथ मिलकर लड़ना है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ। प्रियंका, ये विरोध भी दर्ज करा रहे हैं, लेकिन बात अब आगे की। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी जो जिस हॉस्पिटल में मौजूद है, उनके साथ भी कुछ डॉक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल में जावेद मौजूद हैं। जावेद, जब एलोपैथी से जुड़े डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद से उन्हें कोई ऐतराज नहीं, आयुर्वेद से जुड़े लोग, खुद बाबा रामदेव और उनके साथी ये कह रहे हैं कि एलोपैथी से उन्हें ऐतराज नहीं, तो जो इंटीग्रेटेड थेरेपी की बात कह रहे हैं उससे वो कितने सहमत हैं, अगर आपकी बात डॉक्टर्स से हो पा रही है? देखिए, साफ तौर पर जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि आयुर्वेद के खिलाफ उनकी कोई लड़ाई नहीं है। जो उनका विरोध है वो बाबा रामदेव की जो बयानबाजी है उसके विरोध में। और सफदरजंग में यहाँ आप देखेंगे जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, अपने हाथ में प्ले कार्ड्स लेकर खड़े हैं और साथ ही एक साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सभी की बाजुओं पर काली पट्टी आपको नजर आएगी। और ये जो प्रोटेस्ट है दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में इसी तरह से चल रहा है। हमारे साथ मनीष कुमार है जो कि फोर्डा के प्रेसिडेंट हैं, तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की जो संस्था है। सर, ये बताइए कि इंटीग्रेटेड पैथी बनाने की बात बाबा रामदेव कर रहे हैं कि जिसमें सब मिलकर काम करें, एलोपैथी आयुर्वेद, क्या कहेंगे और विरोध किस लिए आप कर रहे हैं और कहां कहां विरोध हो रहा है? इस वक्त तो बिल्कुल ही सवाल नहीं उठता कि सारे मिक्स होकर के काम करें, क्योंकि इस वक्त देश पहले ही कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। और इस वक्त बाबा रामदेव जी का ऐसा बयान आना जो कि डॉक्टर्स के मोराल को बिल्कुल डाउन करता है। हमारे डॉक्टर जो दिन रात काम कर रहे हैं और अपनी जान भी दे दी ड्यूटी करते वक्त, और हमें बदनाम किया जा रहा है, हमें अपमानित किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, एक और प्ले कार्ड से अरेस्ट रामदेव हैशटैग के साथ यहाँ पर पहुंचे। बताइए कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं, क्या वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि उन्होंने वैक्सीन लेने के बाद भी बहुत सारे डॉक्टर्स की डेथ होगी, क्या आहत हैं इस बयान से और किस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है? बिल्कुल ही बेहुदा बयान है बाबा रामदेव जी का, क्योंकि वैक्सीनेशन से जान जाना वो बहुत ही कम है, लेकिन बचाव बहुत ज़्यादा है इसका, और सीवियरिटी बहुत कम है इस डिजीज़ की वैक्सीनेशन होने के बाद। और आप लोगों को इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो बाबा रामदेव को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, आप कह देते हैं कि वैक्सीन ना लें, आप कोरोना को आयुर्वेद से ये अपना जो उनकी दवाइयाँ हैं उनसे ट्रीट करें, तो ये बेहुदा बयान है। क्योंकि अभी ही ये बहुत ही नई बीमारी है डॉक्टर्स के लिए भी, इसमें दिन रात डॉक्टर्स हमारे काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। और भी डॉक्टर्स हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बताइए कि क्या लगता है कि इतना मुश्किल वक्त चल रहा है, दूसरी वेव की तबाही हमने देखी किस तरह से हुआ, और अब एक अलग तरह का विवाद सामने आ रहा है, आयुर्वेद बनाम एलोपैथ बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की कोई लड़ाई है। इसमें बस आयुर्वेद की आड़ में छुप के बाबा रामदेव हमारे ऊपर टारगेट कर रहे हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन है उस पर टारगेट कर रहे हैं। वैक्सीनेशन जरूरी है, सरकार भी मॉडर्न साइंस पर टारगेट कर रहे हैं। कुछ फीमेल डॉक्टर्स भी हमारे साथ। आप बताइए कि जब आप ड्यूटी कर रहे होते हैं और ये विवाद भी बीच में चल रहा है, आप क्या महसूस करते हैं? इस चीज़ का देखो बिल्कुल असर पड़ता है जब आप एक पैंडेमिक से जूझ रहे हैं और आसपास आपकी सोसाइटी में ऐसा विवाद चल रहा है, तो काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। घर बाग आपको उस थॉट के साथ जाना होता है और वो डिमोरलाइजिंग होता है काफी। ये डॉक्टर्स के विचार है, इनका कहना है कि जो मोराल है वो डाउन होता है, और तमाम डॉक्टर्स जो हैं कुछ इसी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ जो कोविड ड्यूटी में लगे हैं वो पीपी किट पहन के ऊपर ब्लैक रिबन बांधकर वार्ड्स में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत अहम मौका है। कोरोना से देश जंग लड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ है डॉक्टर्स बयानबाजी के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिर इस विवाद का निपटारा कैसे होगा, ये विवाद कब थमेगा? जी बिल्कुल, विरोध प्रदर्शन डॉक्टर्स की ओर से हो रहा है। बाबा रामदेव ने न्यूज 18 से भी खास बातचीत में ये बात कही कि वो अपने उस बयान पर माफी मांगते हैं, खेद जताते हैं। कुछ आगे के सवाल भी उन्होंने खड़े किए हैं। इंटीग्रेटेड थेरेपी को लेकर जो अब बात सामने आ रही है, उस पर किस तरह से सहमति बनती है या राय क्या सामने आती है, ये भी गौर करने वाली चीज होगी। लेकिन योग गुरु रामदेव के एलोपैथी पर लगातार दिए जा रहे बयानों की वजह से ये विवाद लगातार गर्माता भी जा रहा है। और अब रामदेव ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें कहा है कि एलोपैथी में सर्जरी और लाइफ सेविंग ड्रग्स है, तो 98% बीमारियों का योग और आयुर्वेद में स्थायी समाधान है, इसीलिए वो इंटीग्रेटेड पैथी के पक्ष में हैं। उन्होंने इस पोस्ट में यह भी लिखा है कि वो विवाद को खत्म करना चाहते हैं,
लेकिन इस पोस्ट से विवाद खत्म होने की बजाय कुछ और इन दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। आईएमए ने इसे भ्रम फैलाने की कोशिश बताते हुए रामदेव पर तीखा हमला बोला है। नया शगुफ्ता पेश कर दिया इंटीग्रेटेड मेडिसिन। तो मैं दोबारा बता दूं, हमारे देश में 3 पद्धतियां हैं। एक आयुर्वेदा है, एक मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, एक होम्योपैथी है। इस किस्म का भ्रम पैदा करके रामदेव जी अपने आप को रेलेवेंट कर रहे हैं। उनका कोई मतलब नहीं है, ना वो आयुर्वेदिक के स्नातक हैं, ना वो एलोपैथिक के स्नातक हैं। वो एक फिजिकल ट्रेनिंग टीचर हैं, अपनी दवाई कर्नल बेचना चाहते हैं, एक व्यापार कर रहे हैं और जैसा मर्जी कर रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तक ने अप्रिशिएट किया है कोरोना वॉरियर्स, यानी कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 3.5 लाख डॉक्टर्स हैं जो आईसीयूज़ में सेवाएं दे रहे हैं, मर रहे हैं। रामदेव जी कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसा बयानबाजी पे बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गुजरात ब्रांच की तरफ से रामदेव को एक लीगल नोटिस भी भेजा गया है। अपने वकील के जरिए भेजे गए इस नोटिस में स्वामी रामदेव के अपने बयानों के लिए माफी मांगने और बयान वापस लेने की मांग की गई है। इसके अलावा आईएमए की तरफ से अहमदाबाद के नौरंगपुरा में भी थाने में अर्जी देते हुए रामदेव के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रियंका, डॉक्टर्स के बीच आप मौजूद हैं। जिस तरह की बात बाबा रामदेव ने की कि उन्होंने माफी मांग ली है, एक लिखा हुआ बयान उन्होंने पढ़ा है, न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने ये बात कही है, लेकिन अब एक नई बात वो कर रहे हैं कि वो एलोपैथी के योगदान को भी मानते हैं, आयुर्वेद के भी। तो क्यों ना मिलकर के काम किया जाए, इंटीग्रेटेड पैथी की बात की है। यहाँ के डॉक्टर्स की क्या राय? जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर्स जो यहाँ पर है उनसे पूछती हूँ। अब रामदेव ने कल एक फेसबुक पेज पोस्ट किया है और कहा है इंटीग्रेटेड पैथी होनी चाहिए, यानी कि एलोपैथी और आयुर्वेद का मिलकर कुछ मिश्रण के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए नहीं चाहिए तो सरकार तय करेगी, लेकिन मरीज को अपने हिसाब से तय करने दीजिए उनको एलोपैथी के पास आना है कि आयुर्वेदिक के पास आना है। सभी पैथीज की अपनी एक वैल्यू है, सब अपने अपने पैथीज में रिसर्च कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अगर एलोपैथी आज इस कंडीशन में पहुंची है तो एलोपैथिक डॉक्टर्स ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, और आयुर्वेदिक अगर कंडीशन में है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर अपने हिसाब से उसके लिए कर रहे हैं। तो लेकिन बाबा रामदेव ना तो एलोपैथी को रिप्रेजेंट करते हैं, ना आयुर्वेदिक रिप्रेजेंट करते हैं, ना वो गवर्नमेंट के कोई स्पोक पर्सन है। तो वो इस तरह के भद्दे बयान और बेतुके बयान या तो वही सरकार चला लें या सरकार को ये बात रामदेव कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पर पहले ही माफी मांग चुका हूं जिनसे डॉक्टर आहत हुए हैं। नहीं, माफी मांगते हैं, फिर कोई भद्दा बयान दे देते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर टीवी में कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। ये तो रोज का काम हो रहा है। इसके पहले भी उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन से लिखित में माफी मांगी थी। उसके 2 दिन बाद उन्होंने फिर डॉक्टर का बहुत ज्यादा अपमान किया कि उनकी मृत्यु के बाद बोल रहे हैं कि डॉक्टर टर मर रहे हैं, डबल डोज के बाद मर रहे हैं, और ये रोज टीवी पैनल पे कैसे लगाम लगी, कैसे खत्म होगा सारा? हमारी जो डिमांड है वो ये है कि इस तरह के इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं आए। इस कंडीशन में जब पूरा देश एक ग्लोबल पेंडेमिक से लड़ रहा है, हाँ। कितनी डेथ रेट इतनी ज्यादा हो गई है, और इस तरह के स्टेटमेंट देके पब्लिक का जो ध्यान है वो डाइवर्ट करना, रादर देन कि उनको फोकस करने दो, जो कोरोना वॉरियर्स उनको अपनी ड्यूटी करने दो, वो तहदिल से पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। हाँ। तो इस तरह की चीजें करके उनको डिसहार्टन करने वाली चीजें हैं ये। तो आप लोग चाह रहे हैं बेसिकली कि जो बेतुकी बयानबाजी हो रही है वो बंद हो, तो ये डिबेट अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ जी, बेतुकी बातें एक तो बंद हो, और दूसरा उनके स्टेटमेंट की वजह से जो हमारे एलोपैथिक मेडिकल फ्रेटर्निटी है उनको आहत हुई है, क्योंकि कुछ भी कर लीजिए, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं पेशेंट मैनेजमेंट में, तो कम से कम एक अपॉलॉजी उनकी तरफ, ऑफिशियल अपॉलॉजी आनी चाहिए, क्योंकि देन ओनली विल फील मोटिवेटेड। वी कैन नॉट गेट कि आप हमें सप्रेस भी कर रहे हो, मेंटली हमें आहत भी कर रहे हो, और चाहते हो हम अपना 100% दें। तो ये तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर साफ तौर पर है कि जो स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आए हैं उनके लिए ऑफिशियल अपॉलॉजी ये मांग कर रहे हैं, साथ ही कार्रवाई हो इसकी भी डिमांड लगातार फोडा आईएमए की तरफ से हो रही है। हालांकि कानूनी कार्रवाई भी अब आईएमए की तरफ से बढ़ती दिखाई दे रही है, कई जगह तो शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के साथ इंटरव्यू में योग गुरु रामदेव ने सीधे सीधे आईएमए को एक एनजीओ करार दिया। रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए को लेकर कई गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। डॉक्टर्स का भी बड़ा योगदान है इस लड़ाई के अंदर, जिन्होंने अपनी जान को गंवा दिया है, लेकिन मैं मान रहा हूं, मैं उसको सम्मान देता हूं जी, और मैं ये कहता हूं कि ये मिलकर के लड़ाई लड़ो। हमारे तो ऋग्वेद का संदेश है संगच्छध्वम संवदध्वम, लेकिन और ये आईएमए पूरे मेडिकल साइंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। ये तो अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ एक एनजीओ है
ये कोई बहुत बड़ी लीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये तो साबुन, टूथपेस्ट, आप आईएमए का जाकर के पूरा इतिहास खंगा लो। ये क्या, ये पेंट को, बल्ब को, ये साबुन को, टूथपेस्ट को ये प्रमाणित करने वाली संस्था कहां से आ गई भैया? और इनके पास कौन सी रिसर्च लेबोरेटरी है? इनके पास क्या साइंटिफिक सेटअप है? किसी भी चीज का साइंटिफिक, ये जो एक्रेडिटेशन की बात करते हैं, वैलिडेशन की बात करते हैं, ये होते कौन है साइंटिफिक एक्रेडिटेशन और वैलिडेशन वाले? इन लोगों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। मैं तो इसी विचार का हूं। अरे अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा का और वैज्ञानिक अनुसंधान लेकिन वो का कह रहे हैं कि सम्मान जब तक आप वीडियो में माफी नहीं मांगेंगे, जब तक बाबा रामदेव वीडियो में माफी नहीं मांगेंगे, अध्यक्ष 1000 करोड़ रुपए की मानहानि हो जाएगी। एलोपैथी के नाम पर, एलोपैथी पर दिए गए बयान पर योग गुरु रामदेव ने एक बार फिर से खेद जताते हुए माफी भी मांगी है। रामदेव के मुताबिक वो एक मैसेज था जिसे उन्होंने पढ़कर सुनाया, लेकिन आईएमए, आयुर्वेद और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में रामदेव ने एलोपैथी में कोरोना के इलाज के तरीके को लेकर भी सवाल खड़े किए। अगर हम बात करें एलोपैथ की, तो आप कहते हैं इसको स्टूपिड साइंस है, ऐसा क्यों कहा आपने? ये सवाल जरूर आएगा और डॉक्टर्स के मन में भी ये सवाल होगा। मैंने वापस कहता हूं आमिश भाई, मैंने वो एक मैसेज पढ़ा था, ये मेरा बयान नहीं था, फिर भी मैंने उसके ऊपर खेद व्यक्त कर दिया, बयान वापस ले लिया, माफी भी मांग ली। क्या माफी मांगने को क्या कहते हैं? क्या फिर फांसी पर लटका देंगे? अरे वो हर बात में हमें नीचा दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सारा देश स्वस्थ कर दिया। मैंने कहा भाई, यदि कोरोना में आपने 10% रोगी ठीक किए तो 90% रोगी योगासन करके, प्राणायाम करके, कोरोनिल खा के, गिलोय तुलसी का काढ़ा पी करके ठीक हुए। और मैं एक प्रति प्रश्न करता हूं आमिश भाई, देखो आप प्रश्न करेंगे, मैं भी कुछ प्रश्न करूंगा। जी। ये जो एलोपैथी में कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर बुखार उतारने के लिए दवाई दी जा रही है, जबकि रिसर्च हुआ है कि जब भी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई अंदर फंगस, कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो बुखार जो है वो उस बैक्टीरिया, उस वायरस को, उस फंगस को, इस इन्फेक्शन को कम करने के लिए शरीर अपने आप अपना तापमान बढ़ाता है। जो कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर हम लोगों का बुखार उतारने के नाम पर पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि दे रहे हैं, लोगों के को जो है हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, स्टीराइड दे रहे हैं, ओवरडोजेज उनकी दे रहे हैं, फिर जो है और तमाम तरह के रेमडेसिविर जो इबोला की दवाई है वो दे रहे हैं। क्या कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ था कि ये कोरोना में दी जा सकती हैं? यदि नहीं हुआ तो क्यों दी जा रही है? और जिसके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ, डबल ब्लाइंड, पूरा का पूरा जो एक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर होना चाहिए, वो सारा जब हमने कोरोनिल के ऊपर करके दे दिया, तब इसके ऊपर आपत्ति क्यों कहते? इसको नकली दवा क्यों बोलते हैं?